नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। एक राष्ट्र, एक निशान और एक विधान के भाव के साथ आगे बढ़ते हुए धामी का धाम अब इतिहास रच चुका है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून का रूप देने के साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद का पहला राज्य बन चुका है। एक तरफ जहां पर बीजेपी इसको अपने कोर एजेंडे में शामिल कर चुकी थी, और ऐसे में एक तरफ इतिहास बनाते हुए अपने 400 पार की जमीन को बीजेपी ने मजबूत करते हुए एक कदम आगे और बढ़ा लिया है। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं द जेसी शो, और हमारे साथ मौजूद हैं भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र। बहुत बहुत स्वागत करती हूं सर आपका द जेसी शो में। और हमेशा की तरह पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि बात समान नागरिक संहिता की हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन था इसको लेकर, उसको आप कैसे डिफाइन करते हैं? द सिंगल लाइन विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑन यूसीसी इज, इस देश में हर नागरिक के लिए एक समान, एक कानून, न हिंदू न मुसलमान, एंड वन थिंग मोर, नो तुष्टीकरण। उनकी सोच बिल्कुल स्पष्ट है। एक परिवार में लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, एक देश में नागरिकों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते, और बस यही विज़न है, यही तर्कसंगत है, यही संविधान सम्मत है। जी सर, आपको लगता है कि संघ और भाजपा के जो 3 बड़े एजेंडे थे उसको लागू कराने की जिम्मेदारी केवल नरेंद्र मोदी के कंधे पर थी? ये नरेंद्र मोदी भाग्य लिखा के आए हैं, उनकी नियति थी, ये यश उनको मिलना था, उन्होंने करवाया। और जितनी मेहनत लगी इस काम को करने में, उससे ये भी लगता है कभी कभी कि पुराने जन्म का भाजपा और आरएसएस का कोई कर्ज था नरेंद्र मोदी पे, जो उन्होंने इस जन्म में चुकाया। 370 करवाया, कितना मुश्किल काम था, मोदी अमित शाह ने करवाया। अब आप देखिए उसके बाद में यूसीसी की बात हो रही है, और थोड़े दिन पहले आप देखिए राम मंदिर का काम था, जो असंभव था, सोचा नहीं था कभी किसी ने, वो काम हुआ। तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि संघ और भाजपा का जो एजेंडा था बरसों पुराना, वो नियति ने लिखा था कि वो श्रेय, वो काम, वो परिश्रम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है, वो हुआ, और सारा श्रेय नरेंद्र मोदी, भाजपा, आरएसएस सबको मिला। तो हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि नियति का एक कर्तव्य था जो नरेंद्र मोदी को नियति ने सौंपा, उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया, और उसके बाद उनका व्यक्तित्व जो है एक वर्ल्ड लीडर का बना, एक आध्यात्मिक लीडर का बना, एक धर्म गुरु का बना। सर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नरेंद्र मोदी दोनों का ही कहना था कि एक देश में 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो एजेंडा पूरा हुआ है? 100%। श्यामा प्रसाद जी ने कहा था 1951 में, हुआ कुछ नहीं, हुआ अभी जाके नरेंद्र मोदी अमित शाह के कार्यकाल में हुआ, नरेंद्र मोदी के हाथों प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो वो सपना, वो जो था 2 विधान का, पूरा हुआ। इससे पहले 370 आप देखिए, विशेष स्पेशल स्टेटस जो खत्म हुई वहाँ पे, तो 2 बड़े काम हुए, 370 और राम मंदिर, और अब ये यूसीसी हो रहा है जिस तरह से है। तो निश्चित तौर पे वो नारा तो दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, उसको लागू किया जो है वो नरेंद्र मोदी ने। सर, बीजेपी में अटल जी और आडवाणी जी 2 बड़े नेता रहे जिनका कद भी पार्टी में खूब बड़ा रहा, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो परफॉर्मेंस है वो जग जाहिर है। अब ये बात आती है कि इन दोनों नेताओं से पीएम मोदी कैसे अलग हैं, क्या डिफरेंस है इन लोगों के बीच में? डिफरेंस है कि नरेंद्र मोदी बहुत निर्णायक हैं, ठीक, जो विचारधारा है उसके प्रति उनका समर्पण है वो संपूर्ण है, साहसी हैं, ठीक, फैसले करते हैं, डिलीवरी गजब है उनकी, 24/7 काम करते हैं, और सोच बड़ी स्पष्ट है, और सारी सोच जो है ना हिंदुत्व, राष्ट्र, विचार और विकास पे आधारित है। आप देखिए अटल जी भी रहे, बिल्कुल, आडवाणी जी रहे नंबर 2, लेकिन ऑलमोस्ट मोरलेस प्राइम मिनिस्टर जैसी स्थिति थी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वहाँ पे, लेकिन इन विषयों पे कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया गया। एक नैतिक साहस की भी कमी थी। तो नरेंद्र मोदी इन सारे पैरामीटर्स पे अद्भुत हैं, और इसीलिए सारा श्रेय और ये सारे फैसले जो हैं उनके कार्यकाल में हुए, और यही एक फैक्टर जो है वो नरेंद्र मोदी को उन दोनों से डिफरेंशिएट करता है। सर, क्या आपकी नज़र में पूरी दुनिया के किसी भी देश में कोई ऐसा राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री है जिसके चेहरे पर पूरे देश में चुनाव जीता जा सके? आज तो नहीं है, और आगे भी लगता है कई दशकों तक शायद कोई आएगा कि नहीं आएगा। आप नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देखिए, 76% लोकप्रियता है पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड नंबर 1 पे लोकप्रियता है उनकी। आप विज़ आप ट्रांसपेरेंसी एडमिनिस्ट्रेशन की और जो भाव है जिम्मेदारी का, उसको देखिए, तो आज 64% लोग जो हैं नरेंद्र मोदी को बेटर एडमिनिस्ट्रेटर मानते हैं, उनके साथ हैं एक तरह से। जो कि ये परसेंटेज अगर आप जर्मनी में जाएँ तो 38% है, जापान में जाएँ तो 37% है, आप चाइना में 4% है, रशिया में 11% है। तो आप देख रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, इन टर्म्स ऑफ
जिसे कहना चाहिए विज़न और जो ग्लोबल अप्रोच है, उसमें नरेंद्र मोदी इज सुप्रीम एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस वर्ल्ड लीडर्स। तो आपका कहना सही है कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं इस समय, और सारे चुनाव आप देखिए उनके चेहरे पर जीते जा रहे हैं। विधानसभा का चुनाव भी उनके चेहरे पर जीता जा रहा है। अभी आपने देखा कुछ महीने पहले जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जो हार के कगार पे आ गई थी भाजपा, जहाँ पे देखिए एक झटके में नरेंद्र मोदी ने गेम चेंजर का रोल प्ले किया और नरेंद्र मोदी के चेहरे पे उनके नेतृत्व में वोट पड़े और तीनों जगह आज भाजपा की सरकारें हैं। तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि शायद वो आज संसार के इरले बिरले नेता हैं जिनके चेहरे पे सारे चुनाव लड़े जा सकते हैं और जिनकी लोकप्रियता असीम है। सर, प्रधानमंत्री ना सिर्फ जीतने की बात कर रहे हैं बल्कि अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 370 सीटें तो बीजेपी जीतेगी और एनडीए 400 पार का आंकड़ा हासिल करेगी और विपक्ष जो है वो नज़र आएगा जहां पर ऑडियंस बैठती है, दर्शक दीर्घा में वो नज़र आएंगे। ये जो कॉन्फिडेंस है उनका, ये कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं वो? आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास वजह है कर्म जिसे कहते हैं, उनका भरोसा, उनका फीडबैक, उनकी मेहनत, उनके फैसले, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, और फिर भाग्य का एक फैक्टर है उसमें। तो आप देखिए जो सोचते हैं हो जाता है। वो पहले सोचा था कि तीनों राज्यों में सरकार बनानी है, बना दिया। फिर सोचा था कि लोकसभा में सरकार लानी है, सरकार आ गई। अब सोचा कि नहीं, इससे मज़ा नहीं आया अपने को 303 से जो है, अब 370 पे जाएंगे, तो फैसला कर लिया। और राम मंदिर के बाद जो हालात बने हैं उससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये 370 हो सकता है और कुल मिला के 400 भी हो सकता है। आप देखिए ना, विपक्षी दलों में भाजपा ज्वाइन करने की होड़ मची हुई है एक तरह से जो है। तो हो सकता है एनडीए इतना बड़ा हो जाए कि 400 भी आ सकता है वहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास का कारण आप इससे आइडिया लगाइए। वो सरेआम ये कहते हैं मेरे तीसरे कार्यकाल में ये काम करूँगा। अगले 20 साल का प्लान उन्होंने दे दिया। संसार के पहले लीडर हैं जो इतने कॉन्फिडेंट हैं अपनी संभावित विजय के बारे में, अपनी पार्टी की संभावित विजय के बारे में। उन्होंने कहा कि मैं सरकार बनाऊँगा और ये मेरा एजेंडा है। ये अद्भुत। सर, इसे यूसीसी का महायज्ञ कहा जा रहा है और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत गुजरात या फिर असम से करने के बजाय देवभूमि उत्तराखंड और पुष्कर सिंह धामी से की। आखिरकार भावनात्मक जुड़ाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है उत्तराखंड से? उत्तराखंड उनके मन के करीब है, दिल के करीब है। नरेंद्र मोदी पहाड़ों के करीब रहते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ के करीब रहते हैं। वहाँ आप देखते हैं पूजा उपासना करने जाते हैं। पहले एक बार हिमाचल में 3 साल के लिए पहाड़ों में चले गए थे। तो एक तो श्रद्धा भक्ति भाव उनका वहाँ पे है। दूसरा क्या है कि हिंदू गढ़ है उत्तराखंड आपका, चारों धाम वहीं पे हैं, सारा हिंदू साम्राज्य है, मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ी सी है और मैदानों में है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली एक दंगा हो गया बहुत बड़ा वहाँ हल्द्वानी में। नॉर्मली उत्तराखंड में ऐसा होता नहीं है। खैर, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार उसको टेकअप कर रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात एक ये भी है, उत्तराखंड के प्रति जो लगाव है प्रधानमंत्री का, कुछ वैसा है लगाव व्यक्तिशः देखा जाए तो धामी के प्रति है। उनका भरोसा है धामी में, और किसी व्यक्ति की प्रतिभा को पहचानना हो, उसे निखारना हो, वो विलक्षण प्रतिभा, वो शक्ति जो है वो नरेंद्र मोदी में है। चुनाव हारने के बाद धामी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बात है। तो धामी के प्रति उनका एक विश्वास है, भावनात्मक लगाव है। एक बार धामी ने खुद ने कहा था, मैं जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर से मिलने गया उनके निवास पे कुछ साल पहले, तो मैं गया था 10-15 मिनट के लिए, सोचा इतना समय होगा। 1.5 घंटा प्राइम मिनिस्टर ने उनसे बात की, तो गदगद थे वो। तो कुल मिला क्या है कि केमिस्ट्री ऐसी बनी है प्रधानमंत्री और उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर के बीच में कि उनको अच्छे लगते हैं। और फिर अगर वैसे भी आप देखें तो पॉपुलर हैं धामी। और आप देखिए अभी ये कानून जो पास हुआ, आई थिंक रिकॉर्ड है इंडिया के अंदर, 24 घंटे के अंदर बिल पेश हुआ और बिल पास हो गया बिना किसी हंगामे के, बिना किसी लॉ एंड ऑर्डर इशू के। तो फ्लोर मैनेजमेंट जो हुआ उसमें धामी सुपर था, और धामी से इस अपेक्षा लोग कम करते थे कि इतना अच्छे से वो इसको बिल को निकाल के ले जाएं। कंट्री का पहला प्रयोग था जहाँ सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई थी, भाजपा की प्रतिष्ठा दाव पे लगी हुई थी कि ठीक से हो जाए पास। है अग्नि परीक्षा थी धामी के लिए, और पूरे तौर पे सफल हो गए धामी, उसमें से उतरे। तो यही सब कारण है कि प्रधानमंत्री जो है उत्तराखंड के करीब हैं, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं खुद ही जो है, और उसी नाते जो है उनका प्यार जो है वो धामी के प्रति भी दिखाई देता है। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में जब वो खुद मुख्यमंत्री थे तो चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम यूसीसी लागू करेंगे। तो क्या वो घोषणा गेम चेंजर रही? बिल्कुल रही। आप देखिए उस समय जो माहौल था चुनाव का उत्तराखंड में, ये तय था कि हरीश रावत वापस आ रहे हैं, कांग्रेस वापस आ रही है, आम धारणा थी, चुनावी सर्वे कह रहे थे। अचानक न जाने क्या हुआ, आखिरी चुनावी सभा थी 12 फरवरी 2022 की, ऐसा मुझे याद है कुछ जो है। अब उनके मुंह से निकला उस दिन, या वेल थॉट था उनका,
या उन्होंने पार्टी आलाकमान से पहले तय कर लिया था, इसकी जानकारी नहीं है। पर उन्होंने कहा अगर मैं फिर सत्ता में आऊँगा, भाजपा आएगी, तो पहले कैबिनेट बैठक में हम इस एजेंडा को पास करेंगे, ये समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। एकदम से हालात बदल गए। तो माना जा रहा है कि उनकी इस घोषणा जो थी ये गेम चेंजर बनी और इसी से एकदम से पासा पलटा और कांग्रेस चुनाव जीतते जीतते हार गई और भाजपा जो है हारते हारते जीत गई। यह बात दूसरी है कि पार्टी को जिताने के चक्कर में खुद धामी जो है चुनाव हार गए, लेकिन इसी बात को, उनकी मेहनत को पार्टी ने स्वीकार किया और फिर से दोबारा उनको मुख्यमंत्री बनाया, उपचुनाव करवाए, उनको चुनाव, वो जीते चुनाव अपनी लोकप्रियता से और वो मुख्यमंत्री हैं। जी। और सर ये सब होने के बाद पुष्कर सिंह धामी बड़े सरलता के साथ में कह रहे हैं कि मेरे सौभाग्य की बात है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का मौका मुझे मिला। इस पर आप क्या कहेंगे, इसे कैसे देखते हैं आप? मैंने कहा ना, भाग्य के धनी है वो भी। नरेंद्र मोदी के भाग्य में था, नियति में था कि राम मंदिर बनेगा, उनका श्रेय उन्हें मिलेगा। ईश्वर ने राम मंदिर बनाने के लिए, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए उन्हें चुना है। उन्होंने, और अडवाणी ने खुद ने कहा था, अडवाणी जी ने, कि नरेंद्र मोदी की नीति में था और इनकी नीति में था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, वो इनकी नीति बदलेंगे, वो यूसीसी लागू करने की जिम्मेदारी पहला राज्य उत्तराखंड को देंगे। तो ईश्वर ने नरेंद्र मोदी को चुना, नरेंद्र मोदी ने धामी को चुना, तो गदगद हैं धामी जो है। आप देखिए फ़ोटो जो कल निकला वहाँ पे, संविधान की किताब के साथ कितनी शालीनता से, विनम्रता से, डिसेंटली, डिग्निफाइड तरीके से वो खड़े हुए किताब के साथ में, अद्भुत। तो इस लकी, भाग्यशाली हैं। सर लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर आप पुष्कर सिंह धामी को और बाकी के जो अभी तक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे हैं उसकी तुलना में कैसे देखते हैं आप धामी को? तुलना में ये कि कंपैरेटिवली यंग हैं और कहना चाहिए कि वाइब्रेंट हैं और कंपैरेटिवली कहा जा सकता है कि छवि के मामले में भी दूसरों से आगे हैं, डिलीवरी अच्छी है, साइलेंट परफॉर्मर हैं और इस समय जो है इस यूसीसी के कारण से वो टॉप पे हैं उत्तराखंड में। पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं वहाँ पे, अब वो चाहे खंडूरी साहब रहे हों, वहाँ पे 2 बार रहे, वो भी जो है, चाहे वो एक नित्यानंद जी थे पहले, शायद पहले मुख्यमंत्री थे वहाँ पे जो है, वो रहे हों, उसके बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हों, तीर्थ सिंह रावत रहे हों, तो कई लोग आए और गए वहाँ पे। तो कुल मिला के है कि 7 मुख्यमंत्री आए। हालांकि 2 मुख्यमंत्री ऐसे थे जो 2 बार बने, एक तो धामी दोबारा से बने मुख्यमंत्री, एक खंडूरी दोबारा से बने। तो इस तरह से 9 होते हैं, पर वैसे 7 होते हैं और 3 कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ पे। एनडी तिवारी एकमात्र ऐसे चीफ मिनिस्टर थे वहाँ के जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और अब ऐसा लगता है कि धामी शायद दूसरे मुख्यमंत्री होंगे वहाँ के उत्तराखंड के जो शायद 5 साल पूरा करेंगे। वैसे उनके अगर देखा जाए मिला के तो तीसरा साल इस जुलाई में जो लगेगा वो शायद 3 साल उनको उस तरह से होंगे ये। तो ये डिफरेंस है, सक्सेस का डिफरेंस है कुल मिला के, और प्रूव कर दिया नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। तो धामी ने सिद्ध किया कि ये बेटर चीफ मिनिस्टर एज कम्पेयर टू प्रीवियस चीफ मिनिस्टर्स जो है। सर कुछ लोगों का ये कहना है कि यूसीसी के हथियार से प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 की जीत का जो रास्ता है वो प्रशस्त किया है। इसे लेकर आपका अपना आकलन क्या है? मेरा आकलन तो ये कि 2024 तो वो जीत चुके हैं। ये देश का पहला चुनाव है, बिना लड़े हुए जीता गया है। अब केवल मत पत्रों की गणना बाकी है, इसको यूँ कहिए, मैं इसको इस तरह से करता हूँ। उनको चुनाव जीतने के लिए किसी यूसीसी की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली क्या, राम मंदिर नहीं भी बनता, अभी प्रतिष्ठा नहीं होती, तब भी चुनाव जीते हुए थे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से ये हुआ है कि उनका कद बहुत बड़ा हो गया और प्रधानमंत्री का पद छोटा हो गया और वो एक वर्ल्ड लीडर, आध्यात्मिक लीडर उस रूप में आ गए। तो चुनाव जीतने के लिए नरेंद्र मोदी को किसी प्रयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चुनाव वो जीत चुके हैं और जो बोलचाल की भाषा में उनका जो मन है या जो आत्मविश्वास है, वो तो ऐसा लगता है 2047 तक के चुनाव वो जीत चुके हैं। जब बात करते हैं 2047 की बात करते हैं, आप देखिए 2030 की बात करते हैं। तो मेरा स्वयं का ऐसा आकलन है कि ये चुनाव तो जीता जा चुका है, अब इसकी घोषणा होना बाकी है। लेट्स सी। सर लोगों के जहन में इस वक्त ये सवाल है कि उत्तराखंड का ये यूसीसी कानून क्या है और इसके बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा? बदलाव तो देखिए ऐसा है कि बेसिक कानून का जो बेसिक कंसेप्ट होती है कि भी हर नागरिक के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट जो है ना, हर व्यक्ति के लिए, उत्तराखंड में जो व्यक्ति रहता है या राज्य के बाहर भी रहता है, बिलोंग उत्तराखंड को करता है, उसके लिए कानून एक जैसा है, सबसे पहली बात। दूसरा बड़ा परिवर्तन ये है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से 26 मार्च की डेट है, 26 मार्च 2010 के बाद के जितने शादियां हुई हैं उन सबको रजिस्ट्रेशन जो है वो 60 डेज़ में कराना है। अगर नहीं करेंगे तो फ़ाइन लगेगा, 10,000 20,000 रुपये जो फ़ाइन लगता लगेगा।
दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि शादी की न्यूनतम एज फिक्स कर दी गई है। लड़की की उम्र शादी के 18 साल तय की गई है। मुस्लिम कम्युनिटी में अभी तक ये था कि जब मासिक धर्म से शायद कैलकुलेट करते थे कि शादी की जा सकती है, उसकी जो है वो दीवार टूटी। बहुत बड़ा ये परिवर्तन इससे आया है। और इसमें जो लोग जो है जिसे कहना चाहिए इस कानून को तोड़ेंगे, ठीक है, तो उन्हें 6 माह की कैद तक का प्रावधान है उसमें, 25,000 का जुर्माना, सीरियस बात है। और तीसरी बात उसमें आई है इसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप के बारे में। आप देखिए, जो लोग इसके बारे में 30 दिन में सूचना नहीं देंगे या बिना कुछ करे हुए लिव इन में रहेंगे वहाँ पे जो है, तो इनको 3 साल तक की कैद हो सकती है और 25,000 जुर्माना हो सकता है। कितना स्ट्रिंजेंट लॉ बना है वहाँ पे। चौथी बात है कि ट्रिपल मैरिजेज आर नॉट अलाउड। पांचवी बात यह है कि जो पैतृक संपत्ति है, लड़कियों का हक, बेटियों का हक बराबर का होगा उसके अंदर जो है। तो इस तरह की स्थितियाँ, तलाक जो है बिना दूसरी शादी या बिना पहली पत्नी की सहमति के आप नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर सामाजिक बदलाव इस तरह के इसमें किए गए हैं। बट जिस्ट ऑफ द दिस यूसीसी इज़ कि एक कानून जो है वो सबके लिए, धर्म संप्रदाय इर्रेस्पेक्टिव धर्म संप्रदाय, सबके लिए एक जैसा, सबको उसी में चलना पड़ेगा। पर सर ये सब पॉसिबल कैसे हो पाया? मतलब इतने कम समय में पहले ऐलान होता है यूसीसी को लेकर, फिर उसका ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, ड्राफ्ट तैयार होने के बाद में उसको सदन में पेश किया जाता है, फिर वो पारित हो जाता है। ये संभव कैसे हो पाया? ये बेसिकली क्रेडिट गोज टू चीफ मिनिस्टर और लीडरशिप नरेंद्र मोदी की विज़न उनका। तो उनको कहा गया होगा भी ज़रा करिए ठीक से इसको, जो है हम स्टार्ट करते हैं आपके स्टेट से। ये फैसला निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व के स्तर पे हुआ होगा, लेकिन उन्होंने इसको बहुत अच्छे से किया। आप देखिए 1.5 साल के अंदर उन्होंने 20 लाख तो विचार आमंत्रित किए, जिसमें कि हर नागरिक से, ऑफिसर से, पत्रकारों से, पॉलिटिशियन से सुझाव मांगे। 20 लाख सुझाव आए। जस्टिस रंजना देसाई जो सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनकी कमेटी बनी वहाँ पे जो है, और 1.5 साल के अंदर ये सारा काम हो गया। लॉ कमीशन से डिस्कस हुआ, सब कुछ हुआ है। तो ये कहना चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का प्रतीक है ये। और बेसिकली बीइंग द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द क्रेडिट गोज टू चीफ मिनिस्टर धामी। सर, जब एक देश एक कानून की बात होती है तो ऐसे में आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है इससे? उसके 2 कारण हैं। एक तो है कि संविधान में आदिवासियों को ट्रेडिशनल बेनिफिट्स को, ट्रेडिशनल सुविधाएं ऐसी दी गई हैं जो संविधान में संशोधन किए बिना आदिवासियों से नहीं वापस ली जा सकती हैं। तो एक तो ये कारण है। और दूसरा क्या है कि आदिवासी झारखंड में हैं, जैसे मान लो नागालैंड में हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, तो वहाँ शुरू से कुछ इसका विरोध इस तरह से रहा है। अभी रांची में 30 संगठन एक साथ गए थे 30 जून को वहाँ पे विरोध प्रकट करने के लिए जो है। तो ये सरकार भी क्या है कि फेजेज़ में करना चाहती है, ठंडा करे करना चाहती है। तो पहले चरण में कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो ट्राइबल के साथ। और ट्राइबल चूँकि बीजेपी की जो इलेक्शन पॉलिटिक्स उसका प्रिंसिपल एरिया हो गया, प्राइम एरिया हो गया है, तो किसी ने छेड़ा नहीं इसको। आगे जाके क्या होगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की तारीख में आदिवासी इस कानून से मुक्त हैं। जी सर, उत्तराखंड के बाद क्या कुछ दूसरे राज्य भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना सकते हैं, लागू कर सकते हैं? निश्चित तौर पर अब तो होड़ है लोगों में, भाजपा शासित राज्यों में नरेंद्र मोदी को प्रभावित करने की होड़ है लोगों में जो है। और राजस्थान सबसे आगे है। देखिए राजस्थान में कौन, कन्हैयालाल आदित्य जो मिनिस्टर हैं जो है, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आगे बढ़ के कह दिया। फिर पहले डॉक्टर किरोड़ी मीणा सीनियर आदमी हैं, मदन दिलावर सीनियर लोग हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री तो तैयार बैठे हैं वहाँ पे जो है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रिंसिपल क्लियरेंस चीफ मिनिस्टर के पास है शायद आला कमान की। तो इसी सत्र में या अगले सत्र के अंदर जो है ये हो जाएगा, राजस्थान में लागू होगा। वही कमेटी बन जाएगी वहाँ ड्राफ्ट बनाने के लिए जो है। इसमें ऑफिसर्स होंगे, मिनिस्टर होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे। और मुझे लगता है साल भर के अंदर ये काम राजस्थान में, साल सवा साल के अंदर जो प्रोसेस है उसको करने का हो जाना चाहिए। MP वाले तैयार बैठे हुए हैं, आप देखिए गुजरात तैयार है, आसाम तैयार है, सारे भाजपा शासित राज्य हैं। सब्जेक्ट टू कोई वहाँ बड़ी घटना नहीं हो ऐसी इस तरह की, तो सारे के सारे क्यू में इसको लागू करने के लिए। और 1.5 साल के अंदर मुझे लगता है कि अधिकांश राज्यों में 1.5 साल में ये लागू हो जाएगा। जी सर, क्या गोवा में उत्तराखंड से पहले ही UCC लागू है? हाँ, वो बहुत टाइम से लागू है, मतलब बहुत टाइम से ट्रेडिशनली वो लागू है। वहाँ पे इसको गोवा सिविल कोड कहते हैं बजाय UCC कहने के। मोर और लेस बात वही है। एक तो कानून सबके लिए बराबर है, ट्रिपल मैरिज आप नहीं कर सकते, ठीक है, लिव इन का कोई उस पर कोई ज़्यादा वहाँ स्ट्रिक्टनेस नहीं है। और बाकी ये है कि तलाक के रूल क्लियर हैं, और अगर आप तलाक लेंगे तो पहली बीवी की NOC चाहिए आपको जो है। तो बाय एंड लार्ज जो मोस्ट ऑफ प्रोविजंस हैं UCC के, वो गोवा में पहले से लागू हैं और ठीक से लागू हैं। कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, और सब लोग वहाँ इसको स्वीकार करते हैं और चल रहा है। तो गोवा से प्रेरणा इस बात की मिलती है कि उत्तराखंड में हुआ, पर उत्तराखंड में सक्सेसफुली हो गया। गोवा फिर भी थोड़ा डिफरेंट है, छोटा स्टेट है। उत्तराखंड बहुत वाइब्रेंट स्टेट है। चूँकि उत्तराखंड में हो गया है
तो मार्ग प्रशस्त हो गया है। लेकिन ये सही है कि गोवा में काफ़ी समय से है और वो सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है वहाँ पे। तो सर ज़्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में इसको लेकर एक तरह से खाका खींचा जा रहा है या प्लान चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी से पूरे देश में एक साथ क्यों नहीं लागू कर देते? एक साथ लागू नहीं कर सकते कि थोड़ा सा सेंसिटिव कानून है, आप जानते हैं। व्यक्ति कितना मजबूत हो, कितना भी सशक्त नेतृत्व तो मन में आता है, सेंसिटिव इशू है, कास्ट से रिलेटेड इशू है, मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड इशू है, तो आदमी फूंक फूंक के कदम उठाता है। तो पहला प्रयोग किया ना उत्तराखंड में, ये प्रयोग सफल होगा तो आगे बढ़ेंगे चरणों में धीरे धीरे करते हुए जो है। तो है ना कि वो वेट एंड सी वाली उत्तराखंड में चूँकि सक्सेस हो गया है, ज़बरदस्त सक्सेस हुआ है और बाकी राज्यों में होड़ है, तो वो आगे बढ़ेंगे और उनको आगे केंद्र से इसको लागू करने की आवश्यकता नहीं है ना। एक तरह से जो राज्य खुद ही कर रहे हैं अपने लेवल पे, टुकड़ों में कर रहे हैं, समय लगेगा थोड़ा सा। तो इसलिए क्या वेट एंड वॉच की पॉलिसी है और इसका मूल्यांकन करने के बाद ही पूरे देश में लागू करने की बात आएगी। लेकिन तब तक तो 15-17 राज्यों में लागू हो चुका होगा इन ए वे जो है। तो दिस इज़ ऑल। सर अगर बात राजस्थान की करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से फर्स्ट टाइम एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया गया। जो ये एक्सपेरिमेंट किया गया, ये कैसा चल रहा है? एक्सपेरिमेंट सुपर रहा, सुपर हिट रहा। रीज़न ये है कि सबसे पहली बात है कि एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, जिससे पार्टी के सारे ग्रास रूट वर्कर्स में मैसेज गया पूरे कंट्री के अंदर, अक्रॉस राजस्थान, अक्रॉस कंट्री, कि इस पार्टी के अंदर एक वर्कर भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है, फर्स्ट टाइम एमएलए चीफ मिनिस्टर बन सकता है। फर्स्ट टाइम एमएलए की बात तो ठीक है, पर भजन लाल शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं और राजनीति में तो फर्स्ट टाइम नहीं है ना, राजनीति में 30 साल से हैं, वो सब बड़े नेताओं के सानिध्य में रहे हैं, काम करते हैं, अनुभव उनको। लेकिन ये सच है कि फर्स्ट टाइम एमएलए थे, पार्टी कार्यकर्ता थे, तो कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है उनको बनाने से। नरेंद्र मोदी अमित शाह ने कार्यकर्ता का सम्मान किया है, एक तो ये पहलू है इसका। दूसरा क्या है कि जो प्रतिभा की बात होती है, अभी विधानसभा में उनका स्पीच हुआ था पहला जो है, इतना ज़बरदस्त था, आज तक चर्चा है उसकी, सारा स्वरूप बदल गया, उसका रेटिंग बदल गया, ग्रेडिंग बदल गया भजन लाल शर्मा का, और सब कहने लगे गुदड़ी के लाल हैं ये। बस मौका मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए लोगों को। अपॉर्चुनिटी मिली विधानसभा में तो चौके छक्के सब लगाए उन्होंने, पॉपुलर हो गए। अब आज देखिए विधानसभा में बजट का इशू था, लेखा अनुदान का इंटरिम बजट जो है, तो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी, फेयरली एफिशिएंट, उन्होंने उसको पेश किया। लेकिन उस बजट में क्या मुख्यमंत्री की छाप साफ दिखाई देती थी। तो व्यक्ति क्या कुर्सी सिखाती है इन ए वे। आज तारीख में सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हों इतने कम समय में, और एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, चीफ सेक्रेटरी लाए फेयरली ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट, डीजी लाए वही लो प्रोफाइल एफिशिएंट, डीजी एसीबी लाए ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट। तो जितने की अपॉइंटमेंट वो कर रहे हैं बड़े बड़े पदों पे, वो सारे के सारे ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं और आम आदमी में मैसेज देते हैं कि हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है करप्शन केसेज में जो है। तो ही सक्सेस। और जैसे मैंने कहा बाकी कुर्सी सिखाती है, तो आने वाले दिनों में और मौका मिलेगा उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का। लेकिन बहरहाल जो एक्सपेरिमेंट किया था नरेंद्र मोदी ने, एक ग्रास रूट के वर्कर को सीधा कुर्सी पे बैठाने का चीफ मिनिस्टर की, वो बाय एंड लार्ज सक्सेस है। सर उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ उसके बाद मुस्लिम समाज की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई, उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए प्रतिक्रिया तो थोड़ी बहुत तो होगी। अब ओवैसी की बात अपन करते हैं हैदराबाद से, तो उनका तो पॉलिटिकल भी है और अपनी बात कहते हैं। उसके अलावा जो है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो कोर्ट कचहरी में जाएगा, उनको जाना है। तो उनके लिए तो बड़ा परिवर्तन है ही ना। जैसे शादी की एज का मामला है, मुस्लिम परिवारों में छोटी उम्र में शादियाँ होती हैं। अब क्या है कि शादी आप 18 से लड़की कर नहीं सकते, तो एक बड़ा परिवर्तन है ना। अब एक अलग बात है कि देश की मुख्य धारा के साथ उनको चलना पड़ेगा। जब इस देश में, इस देश के झंडे के नीचे हैं आप जो हैं, तो कानून तो सबके लिए बराबर है। अब इसको लागू करने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था, अब हिम्मत हुई है। तो विरोध लेकिन टोकन विरोध ही हो रहा है, कोई ऐसा बड़ा विरोध सामने नहीं आया जिससे कहा जा सके कोई विरोध है। इन प्रिंसिपल है विरोध जो है। और जब राम मंदिर ही बन गया, आप देख रहे हैं ना, तो यूसीसी क्या है। तो टाइम इज़ ए हीलर, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, दैट्स ऑल। सर यूसीसी लागू होने का अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली एक्ट पर क्या असर पड़ेगा? असर ये कि वो एक अलग एंटिटी है लॉ के अंदर, हिंदू डिवाइडेड फैमिली, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं उनको जो है, ट्रेडिशनली चला आ रहा है। अब इस कानून लागू होने से क्या उनका वो जो उनका विशेष स्टेटस है, स्पेशल स्टेटस है, वो ख़त्म हो जाएगा जो है। सबके साथ खड़ा होना पड़ेगा उनको, इनकम टैक्स और सारे जो रिबेट थी रिबेट नहीं मिलेगी उनको। तो लॉ कमीशन से शायद कहा गया है कि देखो भाई, अभी तो प्रिंसिपल कोर एरिया है ना पार्टी का, वोट बैंक का सारा जो है, कि इनको नुकसान नहीं हो। तो लॉ कमीशन से डिस्कशन हो रहा है। तो मुझे लगता है ऐसा वो रास्ता निकालेंगे कि उनको जो टैक्स बेनिफिट या जो नेचुरल बेनिफिट मिल रहे थे उसमें अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली को, वो मिलते रहें वहाँ पे, और एट द सेम टाइम वो मुख्य धारा में भी रहें, कानून देश का सब पे एक साथ लागू हो। सर जब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरीके से लागू करने का आदेश दे दिया और वहाँ से ये पूरा मैटर क्लियर था, तो फिर कुछ लोगों को इतनी आपत्ति क्यों है? आपत्ति तो देखो ऐसा है ना कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया है किसी भी कानून प्रति आपत्ति का आना।
सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था उस समय भी सेक्शन 44 क्लियर है जो है, पहले वो 35 कहा जाता था, नीति मार्गदर्शक सिद्धांत जो है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डॉक्ट्राइन जो है, और अब ये स्पष्ट तौर पे कह दिया गया कि भाई ये एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। इस बात में क्लैरिटी है, कोई इशू नहीं है। तो लोग का मन आता है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, और लोग कुछ कोर्ट में जाएंगे भी सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड अभी तक का क्लियर रहा है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ वर्चुअली एंडोर्स दिस पॉइंट ऑफ लॉ, दिस पॉइंट ऑफ व्यू। सर, कुछ लोगों का कहना है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में यूसीसी का कानून बहुत ही कठोर और अव्यावहारिक है, तो क्या यह व्यवहार और आचरण में लागू हो पाएगा? कानून तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है ही। अब देखिए, उसमें एक सबसे बड़ी बात ये लिखी हुई है कि लड़का और लड़की जो साथ रहेंगे तो उनके पेरेंट्स की एनओसी साथ में होगी। तो कौन सी लड़की जाएगी, पापा मैं या मम्मी मैं रहना चाहती हूँ लिव इन के अंदर, इस पर साइन करो कागज़ पे, तो कहेंगे शादी कर देते हैं ना फिर, ऐसा है तो बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल सी बात है ये। तो एक बहुत बड़ी अड़चन इसके अंदर ये है कि लिव इन में कौन रहेगा, और लिव इन में फिर क्या है कि रिश्ते टूटते रहते हैं, ब्रेकअप होता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जो है। लिव इन उसी का तो एक्सटेंशन है। लिव इन को ऐसा थोड़ी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड 3 साल आप रहेंगे, उसके बाद उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर आप उसके अंदर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है उसमें जो है। वो रिश्ता 6 महीने में टूट सकता है वहाँ पे, तो बड़ा मुश्किल है। कोई कागज़ पे क्या साइन करेगा वहाँ पे, और फिर वहाँ क्या है कि लोकल अथॉरिटी को बताना पड़ता है, पुलिस को बताना पड़ता है कि हम साथ रह रहे हैं यहाँ पे जो है। तो थोड़ा मतलब अजीब सी बात है ना एक तरह से जो है। तो ये एक इशू है। इससे क्या होगा कि फिर लोग बताएंगे नहीं सरकार को, तो फिर पकड़े जाएंगे कभी किसी होटल में इधर उधर, या होटल तो नहीं, लिव इन के लोग तो घरों में रहते हैं साथ साथ जो है। तो कभी घरों में पुलिस वाला कोई फ़ोन कर देगा, कभी ऐसा पड़ोसी फ़ोन कर देगा, साहब ये तो ऐसा हो रहा है यहाँ, पुलिस चली जाएगी, पकड़ लाएगी उनको। अब बेचारे उसमें 3 साल की जेल का प्रावधान है। तो थोड़ी सी आशंकाएँ हैं और थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसको लागू करना, लेकिन अब कानून तो सबके लिए बराबर है। तो लेट्स सी ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है और प्रैक्टिकली इसके क्या इम्प्लीकेशन निकलते हैं। हालांकि सर आपने जवाब दे ही दिया कि लिव इन में जो युवा युवती रह रहे हैं उनके लिए प्राइवेसी और लिबर्टी के बेसिक कॉन्सेप्ट के खिलाफ इसको मान रहे हैं जो प्रावधान किए गए हैं। नहीं, वो लिबर्टी और प्राइवेसी की बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अडल्ट लोग हैं, वयस्क हैं, जो वो अपनी पसंद से रह सकते हैं, पसंद के लोगों के साथ रह सकते हैं। अब इससे बड़ा मुश्किल है उनको किसी अडल्ट आदमी को रोकना कि तुम यहाँ रहोगे, वह सरकार को बताओगे। तो ऑफ कोर्स प्राइम फैसाई तो लगता ही है कि प्राइवेसी के खिलाफ है ये। अब लेकिन कानून है, और कानून का जो पर्पस है या जो कंसेप्ट है इसका या जो सेंटिमेंट है वो इंडियन सोसाइटी के हिसाब से है, हिंदू सोसाइटी के हिसाब से है कि यार ये सब ये 2 नंबर के काम नहीं होने चाहिए। लिव इन क्या है ये, लिव इन शादी करो, सीधे सीधे रहो, अपने सीधे आओ सीधे जाओ जो है ये। तो इस तरह की बातें हैं ये। तो लेट्स सी, लेकिन एक पॉइंट तो है इसके अंदर कि प्राइवेसी उसको ये थोड़ा टच तो करता है उस एंगल को जो है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसे लोग इसको हैंडल करते हैं। सर, आने वाले दिनों में आपको लगता है कि कई लोग ये सुनने में भी आ रहा है कि इसको चैलेंज करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कहते हैं कि ये उनका मौलिक अधिकार का हनन है, आप उसको कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स चैलेंज करेंगे, और पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट में जाने का। और सुप्रीम कोर्ट अब कैसे जज पे भी डिपेंड करेगा काफ़ी हद तक, क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट में तो एक सोसाइटी के भले के लिए, समझो या फैमिली डिसिप्लिन के लिए, उसके लिए कानून किया गया है। लेकिन समाज बहुत एडवांस हो गया आजकल, तो देखते हैं ना आप, वो समलैंगिक विवाह की बात ही आती है, उसमें इतनी बहस चलती रहती है सुप्रीम कोर्ट में। ज़माना बदल गया बहुत, 21वीं सदी में लोग चले गए हैं। तो इसको चैलेंज करेंगे, और उनका बेसिक कहना ये होगा कि भाई हम अडल्ट हैं, हमको ऐसा नहीं किसी के साथ रहें, किसी साथ नहीं रहें, हमारा मौलिक अधिकार है। आप इसको मॉरल पुलिसिंग कैसे कर सकते हो, कंट्रोल कैसे कर सकते हो। जाएंगे लोग कोर्ट कचहरी में, लेकिन लेट्स सी कि फाइनली क्या आता है। लेकिन इसमें संभावना पूरी है कि कोर्ट कचहरी में अच्छी खासी लड़ाई लोग करेंगे, और वकील होंगे, और कुछ एक ऐसे लोग हैं, आप देखिए ना, यंग बॉयज़ गर्ल्स हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, वो पैरवी करेंगे आगे जाके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना कोर्ट कचहरी की प्रोसीडिंग को कि लिव इन को लेके क्या क्या इश्यूज सामने आते हैं कोर्ट के। सर, क्या यूसीसी के बाद अब सीए की बारी है? क्या यूसीसी के बाद अब सीए की बारी? ऑफ कोर्स सीए की बारी है। अब कानून तो देखो मेरे ख्याल से 12 दिसंबर 2019 में ही पास हो गया था, राष्ट्रपति के साइन हो गए थे उस समय। बाद में थोड़ा ठंडे बस्ते में चला गया, विरोध को देखते। पंजाब में विरोध किया, कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ने विरोध किया थोड़ा सा, बंगाल में विरोध है स्पेशली जो है। अब बंगाल की पॉलिटिक्स इससे जुड़ी हुई है। वहाँ मथुआ, ऐसा है आदिति कास्ट है वहाँ, मथुआ वहाँ, तो वो भी हिंदू शरणार्थी हैं, 1947 से चले आ रहे हैं। ईस्ट बंगाल में रहते हैं, लाखों की संख्या में हैं, 73 कॉन्स्टिट्यूंसी को प्रभावित करते हैं, 4 लोकसभा सीट को प्रभावित करते हैं। वो लोग आशंकित हैं कि ये जो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आ जाएंगे, नॉन मुस्लिम्स, मतलब हिंदू और जैन और
पारसी सिख ये लोग आ जाएंगे तो हमारे वोटिंग स्ट्रक्चर को प्रभावित करेंगे, हमारे रिसोर्सेज को प्रभावित करेंगे, हमारे जनजीवन को प्रभावित करेंगे। और ममता खुद ये देखती है वो जो वोटर लिस्ट बनेगी वो अलग प्रभाव में होगी, क्योंकि वो दूसरे रूट से आ रहे हैं, उनके अपनी अंडरस्टैंडिंग है वोटर्स के साथ में, तो विरोध है वहाँ पे। तो लेट अस सी फाइनली क्या होता है। लेकिन सीए एक वास्तविकता है, जैसे आपका यूसीसी लागू हो गया है, वन फाइन मॉर्निंग आप पढ़ेंगे कि सीए भी लागू हो रहा है। अब हो सकता है वो भी टुकड़ों में लागू हो, एक साथ लागू करने के बजाय, संभव है, लेकिन ये एक रियलिटी है जो आज नहीं तो कल होनी है। सर, संविधान निर्माताओं ने आखिर क्या सोचकर इसको संविधान में शामिल किया, यूसीसी को शामिल किया? मेरे ख्याल से 1949 में संविधान सभा की बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर उस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, पंडित नेहरू भी थे और सब सीनियर लोग थे उस समय। तो सबने समर्थन ही किया इसका, भी देश का कानून तो बराबर होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। उसमें जो मुस्लिम लीग के लोग थे उन्होंने उसका विरोध किया, कई और लोगों ने विरोध किया। वैसे क्या डिवाइडेड ओपिनियन होती है हर किसी बड़े काम के लिए, डिवाइडेड थी, लेकिन बाय एंड लार्ज कंसेंसस था कि इस काम को करना चाहिए। और सवाल एक आज तक क्यों नहीं हुआ? तो करेज एंड कन्विक्शन नहीं था जो नरेंद्र मोदी के पास है। जिस करेज कन्विक्शन को नरेंद्र मोदी ने यूज़ किया और कानून को लागू कर दिया, चाहे एक राज्य से लागू किया, वो नहीं था। इसलिए देखिए 49 कहाँ था, आज कितने साल हो गए, 75 साल हो गए, 76 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो पॉलिटिकल विल भी चाहिए इसके लिए। तो संविधान कमेटी ने, संविधान समिति ने किया था डिस्कस, इसको ओके किया था, लेकिन फिर लागू करने का साहस कोई भी व्यक्ति, चाहे पंडित नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी जो प्राइम मिनिस्टर आते चले गए, जो बाद में भी आए, मान लो अटल जी आए, तो कोई उसका करेज जो है ना, मॉरल करेज कोई कर नहीं पाया। इन्होंने किया और लागू कर दिया उसको। सर, मैंने सुना है कि लोकसभा चुनाव में जीतने की बजाय जो प्रत्याशी उनके मन में टेंशन इस बात की है कि इस बार पता नहीं टिकट मिलेगा भी या नहीं। एब्सोल्युटली राइट। मैं कई नेताओं से इन दिनों बात हुई तो पूछा भी कैसे चल रहा है चुनाव। भाई मीडिया वाले तो ये पूछते हैं, साहब बताइए क्या कवरेज करना है, क्या करना है, थोड़ा देखिए हम आपके साथ हैं, वो जुमले जो चले आ रहे हैं बरसों से। वो आदमी कहता है बताइए साहब आप क्या करना है। तो कोई नेता इंटरेस्ट नहीं ले रहा इस बार उस बातचीत में। न किसी नेता का फ़ोन आ रहा है कभी मेरा ध्यान रखना, कोई फ़ोन नहीं आ रहा किसी का। क्यों नहीं आ रहा? क्यों कहते हैं टिकट तो मिल जाए पहले। आशंका है कि 70% टिकट कट जाएंगे, नए लोगों को मिलेंगे जो है। फिर क्या, राज्यसभा के जो मंत्री हैं कुछ एक, उनको कहा गया लोकसभा में जाइए, 2 को छोड़ के, निर्मला सीतारमण और जयशंकर प्रसाद को छोड़ के, बाकी ज़्यादातर लोग जो राज्यसभा से मेरे ख्याल से वो फील्ड में जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, मुझे एक टॉप लीडर ने ये कहा, मैंने उन्हें फ़ोन किया वैसे ही, तो उन्होंने कहा भाई चुनाव तो मोदी जी जिताएंगे। तो एक धारणा हो गई कि टिकट मिलने का मतलब है जीतना और केवल नरेंद्र मोदी के कारण से जीतना। तो ऐसा माहौल तो देश में कभी नहीं था, शायद किसी देश में ऐसा नहीं होगा, या कोई इतिहास में कभी रहा होगा कि टिकट मिलते आदमी जीत गया। और सारे नेता ये कह रहे हैं कि हमें कोई प्रचार नहीं करना, कहीं नहीं जाना, बस नरेंद्र भाई के सहारे हम तो जीत जाएंगे। तो फैक्ट है, इसमें लोगों को इंतज़ार टिकट मिलने का है, चुनाव लड़ने का नहीं है। टिकट मिल जाए बस हमें। सर, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कर्पूरी ठाकुर और एल.के. आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? अच्छा है, पॉजिटिव डेवलपमेंट। थोड़ा टाइमिंग को लेकर लोगों ने सवाल उठाया था कि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो आप उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं या इनकैश करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इन प्रिंसिपल जो है बहुत अच्छा है। कर्पूरी ठाकुर के लिए तो कहा गया था, पर आडवाणी जी के लिए ऐसा नहीं कहा गया। आडवाणी के लिए कहा गया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि थोड़ा सा भूल सुधार हो गई, वहाँ जा नहीं पाए थे किसी कारण से, तो रोका नहीं था किसी ने, उनको निमंत्रण गया था बाकायदा, नरेंद्र मोदी के नोटिस में था, अमित शाह के नोटिस में था वहाँ पे जो है। लेकिन कई लोग नहीं गए वहाँ, नड्डा जी भी नहीं गए, अमित शाह भी नहीं गए, अलग थी और तबीयत इनकी ठीक नहीं थी, नहीं गए। लेकिन फिर भी एक वर्ग में ऐसा मानना था कि शायद इनको बुलाया गया प्रॉपरली या नहीं बुलाया गया। उस धारणा को एक झटके में ख़त्म कर दिया नरेंद्र मोदी ने, भारत रत्न दे दिया, घर पे जाके चरण स्पर्श कर लिया, अमित शाह चले गए, सब लोग चले गए जो है, ये मान सम्मान कर दिया। तो उनके जीवन का जो अंतिम क्षण है, अंतिम कार्यकाल, उसे उन्होंने गौरवान्वित कर दिया उसको भारत रत्न दे करके जो है। और वो जो वर्ग था जो इस तरह की लूज टॉक करना चाहता था, उसको बिल्कुल क्लोज कर दिया उस चैप्टर को उन्होंने जो है। तो ये तो क्या है कि सुपर ह्यूमन एंड पॉलिटिकल मूव है आडवाणी जी वाला जो है। कर्पूरी ठाकुर का केवल पॉलिटिकल मूव है एक तरह से, नीतीश कुमार एंड सो मेनी अदर फैक्टर्स जो है। कुल मिलाकर अच्छी बात है भाई, देश के लोगों को, और कर्मठ तो ये लोग थे ही ना, कंट्रीब्यूटर थे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना, उन्हें मान सम्मान देना एक अच्छी बात है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जो है एक बधाई के पात्र है। वोट ऑफ थैंक्स। सर, बिहार में मैंने ये चर्चा सुनी है कि नीतीश कुमार सरकार गिर सकती है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? जिसे कहते हैं ना शुभ शुभ कहो। अभी तो सरकार बनी है और 12 तारीख को है उनका वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ट्रायल जो है ये। लेकिन एक धारणा ऐसी चली, राजनीति में देखो, नथिंग इज रूल्ड आउट इन पॉलिटिक्स।
राजनीति संभावनाओं का खेल है जिसे कहते हैं। अब मिस्टर मान जी हैं वहाँ पे, अब उनके 4 वोट हैं उनके पास में, अब उनके लड़के को बना दिया है, अब वो कहते हैं पोर्टफोलियो ठीक नहीं है इसका, फिर कहते हैं 2 मंत्री होने चाहिए मेरे। तो कभी कभी क्या है, व्यक्ति का साहस ऐसा हो जाता है। तो छोटी सी पार्टी, छोटे से उसका साहस उनका इस तरह का बन गया मन में कि मैं भी सरकार गिरा सकता हूँ अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो वो सोच रहे हैं ऐसा, या उनके लोग सोच रहे होंगे कि 3-4 निर्दलीय और पकड़ो कहीं से, एक आध जेडीयू का आदमी पकड़ो कहीं से और ऐसे करके हम सरकार गिरा दें। 243 लोग हैं वहाँ, हर हालत में 118 तो हैं ही उनके साथ। तो सरकार गिराने की बात है कि वैसे सरकार गिराना मुश्किल है कि अमित शाह की बनाई हुई सरकार है, अमित शाह की बनाई हुई सरकार के गिरने का 0 चांस है, आप मान लीजिए। लेकिन इसमें एक संभावना है या एक पेच है इसके अंदर कि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि सरकार किस तरह गिरे और नए सिरे से चुनाव हों लोकसभा के साथ इसके। अगर मान लो किसी दिन अमित शाह ने भी ये सोच लिया या नरेंद्र मोदी ने सोच लिया कि चलो नीतीश कुमार भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार से भी, अब कुछ लोग ये भी कहते हैं ना इस बार जो शादी या समझौता वो पक्का नहीं है एक तरह से, मतलब कहते हैं ना कौन, मतलब कंपल्शन है सर्कमस्टांसेस का नीतीश कुमार को फिर से गले लगाना और करना जो है। तो उनके मन में क्या नहीं कहा था, वो भी हो सकता है सोच रहे हैं कि चलो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, सरकार गिरेगी तो चुनाव तो होते रहेंगे जो है, और चुनाव होंगे तो क्या पता भाजपा जीत सकती है। लोग भी सोच सकते हैं यार नीतीश कुमार को छोड़ो, लालू यादव को छोड़ो, इसको छोड़ो, तीसरे को चिराग पासवान को, थक गए हम तो, एक पार्टी की सरकार लाओ, चलो भाजपा को वोट देते हैं इस बार जो है। तो दोनों लोग अपनी अपनी संभावनाएं देख रहे हैं उसके अंदर। नीतीश कुमार संभावना देख रहे हैं खुद की, वो चाहते हैं, इधर से भाजपा वाले संभावना देख रहे हैं। तो अगर ये संभावनाएं नहीं हैं तो सरकार गिरने का कोई चांस नहीं, सरकार तभी गिरेगी जो कोई बड़ा आदमी चाहेगा। दैट्स ऑल। सर, राजनीतिक प्रशिक्षकों का ये मानना है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद यूसीसी जो विपक्षी एकता है उसके लिए सबसे बड़ा झटका है दूसरा, और साथ साथ में जो मोदी सरकार लगातार गठबंधन कर रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, पहले तो राम मंदिर से विपक्षी एकता डिमोरलाइज हुई थी, अब यूसीसी से भी हुई है, ये फैक्ट है। एक के बाद एक कदम ऐसे आ रहे हैं कि मोराल गिरता है लोगों का। और जो गठबंधन की बात है तो मैंने पहले भी कहा है कि विपक्षी लोगों में भाजपा ज्वाइन करने की या अमित शाह के घर पे चाय पीने के लिए होड़ मची हुई है लोगों के अंदर जो है। अब आप देखिए कितना बड़ा काम हुआ, नीतीश कुमार को उन्होंने जोड़ लिया उसके साथ में, जेडीयू के साथ में, फिर कितना बड़ा काम हुआ। आप देखिए वो आंध्रा से, हैदराबाद से आ गए चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ हो रहा है। 25 सीटें हैं वहाँ पे, 6-7 सीटें बीजेपी ले जाएगी, एक अच्छा फॉर्मुलेबल जो है एक अलायंस वहाँ पे बन गया। अकाली से बात चल रही है, अकाली वापस आ सकते हैं। आरएलडी समझौता अगर देख रहा था शाम को कि 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा दे दी और एक उनके आदमी को, इन्हीं में से किसी को केंद्रीय मंत्री बना देंगे, स्वतंत्र चार्ज देके, चाहे मंत्री 1 महीने का ही हो, फिर आचार संहिता लग जाएगी उसमें जो है। तो आप देखते हैं रोज़ कोई न कोई नई घटना। आज महाराष्ट्र से देखिए राज ठाकरे की बात चल रही है कि फडणवीस के घर पे गए थे परसों, और आज शायद वो दिल्ली आए हैं, अमित शाह से मिलेंगे, करेंगे जो है, उनसे बैठ जाएगा। तो एक्चुअल में क्या है, देश में कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि हर व्यक्ति ऐसा, पहले तो भाजपा का कहना होता था कि आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, अब उल्टा रिवर्स हो गया। अब लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी गाड़ी में बैठाइए एक तरह से जो है। तो ये गठबंधन है, तो इन टोटलिटी क्या हुआ है कि विपक्ष है ना, वो जो गठबंधन है, विपक्ष है, इंडिया है, इंडी है, जो भी है, वो डिमोरलाइज्ड है। सर, राहुल गांधी की इस बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा इतनी फीकी क्यों चल रही है? जैसे टीएमसी उनके जो सहयोगी दल है वो भी समहाउ और अदर उन्हें इग्नोर ही कर रही है। चांस की बात है, कोई भाग्य की बात भी होती है। दाना पानी ठीक नहीं है शायद इस बार, पिछली बार तो बड़ा नाम कमाया था उस यात्रा में, और इस तरफ कोई मुहूर्त अच्छा नहीं हुआ। वहाँ नागालैंड में गए तो वहाँ कोई बच्चा में झगड़ा हो गया, आसाम में गए तो चीफ मिनिस्टर से भिड़ गए या चीफ मिनिस्टर उनसे भिड़ गए, आइदर ऑफ द टू, जैसा भी जो वहाँ पे हुआ। फिर कलकत्ता गए तो मान सम्मान नहीं मिला, रादर ऐसा भी लगा कि भाई ममता दीदी के लोग उसको इग्नोर तो कर ही रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, साबोटेज कर रहे हैं। तो अब वो क्या है कि जा रहे हैं इधर उधर, महाराष्ट्र भी जाएंगे तो कोई पक्का पता नहीं कि क्या रेस्पॉन्स होगा। एक आशा किरण जरूर दिखाई दी कि वो अखिलेश यादव शामिल हो गए, उधर से प्रेशर हो गया उनका आरएलडी का जाने के बाद में जो है। तो वो जो ग्लैमर था या जो वाइब्रेशन था उसका राहुल गांधी की यात्रा का, वो इस बार मिसिंग है टोटली, जिसे कहना चाहिए। तो है, दैट्स ऑल, इज ए फैक्ट। सर, देश के 75 साल पुराने संविधान में अब तक 127 संशोधन हो चुके। क्या आपको भी ऐसा लगता है, आप भी ऐसा महसूस करते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी की तरह इस संविधान को फिर से लिखे जाने की ज़रूरत है? ब्रिलियंट स्पेकुलेशन, हो सकता है क्योंकि सब कुछ ही बदल रहा है। 127 वो हो गए, सीआरपी बदल गया, आईपीसी बदल गई, कितना मुश्किल काम था। तो संविधान ही बदला जा सकता है। बदलने का मतलब है कि कोई संशोधन उसमें जोड़े जा सकते हैं, रीराइट किया जा सकता है। जिसे कहते हैं हिस्ट्री को हम रीराइट करना चाहते हैं, देश के हालात को हम रीराइट करना चाहते हैं, तो हो सकता है ये काम भी हो सकता है। कमेटी बन जाएगी विद्वान लोगों की, वो सब करेगी, सब लोगों की राय विचार लिए जाएंगे। लेकिन मैंने देखा बाय एंड लार्ज जो हो रहा है तो राष्ट्र हित के
है। अब आईपीसी सीआरपीसी हुआ तो ये जो सिस्टम है प्रोसिक्यूशन का, जुडिशियल सिस्टम जो है, उसको मोर रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया गया है, मोर स्पेसिफिक बनाया गया है, डिले को ख़त्म करने का बनाया गया है। ऐसा संविधान में भी हो सकता है, रूल्ड आउट नहीं है, व्यापक विषय है। लेकिन सरकार जिस गति से काम कर रही है और जितने डायनेमिज्म के साथ काम करती है और विपक्ष बिखरा हुआ है, तो हो सकता है संविधान संशोधन भी हो सकता है, नया संविधान भी लिखा जा सकता है समय के साथ। सर, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ने जो पेंडिंग सेंट्रल असिस्टेंस के मुद्दे के लिए आंदोलन करना शुरू किया है, उसको लेकर आपका क्या मानना है, और क्या इस आंदोलन के जरिए मोदी सरकार के खिलाफ में माहौल बन पाएगा? देखो, ये उनकी निराशा की पराकाष्ठा है, हो सकता है सही हो। कर्नाटक ने शुरुआत की है, उन्होंने एक पेज का विज्ञापन छापा अखबार में, महात्मा गांधी की ढाल लेके उसकी तस्वीर लगा के पीछे वो लाठी पकड़ के चल रहे हैं कि दिल्ली चलो। क्यों चलो? हमारा पैसा, हमारा टैक्स है। दिल्ली में उनका कहना है कि हमारे 1,87,00,000 जो है ना, 1,87,00,000 का भारत सरकार से हमारा हिस्सा जो है टैक्सेस का, रेवेन्यू शेयरिंग जो है वो आना बाकी है। जंतर मंतर पे किया, पीछे पीछे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आ गए, अब केरल के चीफ मिनिस्टर आ गए वहाँ पे जो है। तो सीतारामन ने जवाब दिया इसका, उन्होंने कहा कि मिस्चीवियस एलिगेशन है। उन्होंने कहा कि 10 साल में जो पैसा रिलीज़ हुआ था पहले यूपीए के टाइम में, और हमने जो रिलीज़ किया है वो 3.5 गुना ज़्यादा है। तो एक डिबेट चल गई है आपस में इसको लेकर के जो है, और एक नए तरह की राजनीति हो रही है कि अखबार में ऐसा विज्ञापन पहली बार मैंने देखा। इतना साहस गवर्नमेंट का कि अखबार में ही विज्ञापन देखे, तो सरेआम बगावत होगी ना। अब मैं नहीं कह रहा उचित है कि अनुचित है, लेकिन एक टकराव की पराकाष्ठा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 3 राज्य तो हो ही गए हैं, इक्का दुक्का और को इसमें शामिल हो जाएंगे। और भारत सरकार का स्टैंड अपना क्लियर है, वो आंकड़े लेके बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और रही बात इसकी कि जनता कितना प्रभावित होगी, तो वे देखो, जनता का तो मैंने आपसे पहले भी कहा कि अभी राम मंदिर के मामले में नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत गए थे, मंदिरों में गए थे, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। तो दिल्ली में इन 3 राज्यों के आने का और माहौल बनाने का कोई वाइटल इम्पैक्ट पड़े ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, एक 10-20% होता है कि एक माहौल बनता है उस राज्य में भी, कि सारे वहाँ के एमएलए आ गए, मंत्री आ गए और नेता आ गए, चीफ मिनिस्टर आ गए, यहाँ पे मार्च कर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो उससे क्या, जो राम मंदिर का इम्पैक्ट था साउथ के अंदर, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश ये लोग उस तरह से कर रहे हैं। लेकिन कोई मेजर इम्पैक्ट हो ऐसा मुझे लगता नहीं है। पब्लिक मेमोरी इज़ वेरी शॉर्ट, और चुनाव में 2 महीने पड़े हैं अभी जो है। सर, एक और इम्पैक्ट चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी श्वेत पत्र लाई है और कांग्रेस काला पत्र लाई है। अब आपको क्या लगता है इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? अब जीत तो देखो इस तरह की, आपको मालूम ही है कि जो भाजपा का प्रचार तंत्र है, अमित शाह की स्ट्रैटेजी है, नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलरिटी या जो उनका साहस होता है पार्लियामेंट में बात कहने का, उसमें तो जीत तो इन्हीं लोगों की होनी है। लेकिन पहली बार कांग्रेस ने अपनी बात को रखा, महंगाई रखा उन्होंने, बेरोज़गारी का मुद्दा रखा, किसान का रखा, महिला अत्याचार, कथित महिला अत्याचार का मुद्दा रखा, और कम्युनिटी माइनॉरिटी का मुद्दा रखा। ऐसे मुद्दे रखे हैं, एक थोड़ा सा कोशिश की उन्होंने। और श्वेत पत्र में तो उनका अटैक ज़्यादा बड़ा है, उन्होंने 15 तो घोटाले बता दिए कि 15 इस तरह घोटाले थे, बाकी उन्होंने ये बता दिया। जिस सारी बातों का ये है, नरेंद्र मोदी और भाजपा का श्वेत पत्र ये कहता है कि अर्थतंत्र में, अर्थव्यवस्था में हम तुमसे बहुत आगे हैं। आप अर्थव्यवस्था में, आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए थे, नंबर 1। नंबर 2, करप्शन के क्षेत्र में हम 0 हैं, आप करप्शन के क्षेत्र में बहुत आगे थे। बेसिक जो डिफरेंस है इस तरह का। तो ये चुनाव पत्रों की, घोषणा पत्रों की लड़ाई है। लेकिन प्रचार तंत्र जो है भाजपा का, ठीक है, चाहे अनिल बालूनी का हो या पार्टी का हो, जेपी नड्डा का हो, उसके सामने कांग्रेस के प्रचार तंत्र टिक नहीं पाता है। दिस इज ऑल। सर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में महाभारत काल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे और हमने यहाँ सिर्फ 3 स्थान मांगा है। क्या मायने हैं इसके? इसके मायने ये है कि उनको बात तो कहनी थी अपनी कि हमारी आंख वहाँ पे है, लेकिन शालीनता से कह दी उन्होंने बात को, एक डिप्लोमेटिक तरीके से कहा जो है। तो इसलिए, और भाई आम धारणा तो है ही है। और आप देखिए ना कि एएसआई का सर्वे क्या कह रहा है, बाय एंड लार्ज वो सारी बातें आ रही हैं वहाँ पे जो है। तो वो ये कह रहे हैं भी लड़ाई झगड़ा हो, कोर्ट कचहरी करो यार, इस बार आप मान जाओ। ऐसी शालीनता से ही हमने केवल ये 3 चीज़ें मांगी हैं। सनातन धर्म के केवल 3 स्थान हैं सनातन शास्त्र में। उसका मैसेज ये कि दे दो। तो मतलब योगी ने बहुत शालीनता से अपनी बात कही है, और भाजपा की बात कही है, सनातन वर्ग की बात कही है। और ये बात है कि गरिमा है उस स्टेटमेंट के अंदर। इस बार ये इतना ज़रूर है, उस तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं, आक्रामक भाषा नहीं है उस तरह की जो है। तो लेट्स सी। लेकिन निश्चित तौर पे कोई कम्युनिटी अपना अधिकार तो नहीं छोड़ती है। तो वो
भाई अधिकार पुराना क्या था, आज का तो आज को मानते हैं ना, तो कोर्ट कचहरी जाएंगे, जो कोर्ट कचहरी में होगा और मिरेकल हो जाए नरेंद्र मोदी कार्यकाल में, योगी के कार्यकाल में, तो कह नहीं सकते कि वो लोग स्वेच्छा से समर्पित कर दें आपको कि ठीक है भाई सारा देश आपका है, हमारा है, और इन लार्जर इंटरेस्ट जो है हम ऐसा करते हैं। तो लेट्स सी कोई ऐसा पल कभी आ जाए तो। लेकिन योगी की मतलब बात है कि बहुत डिसेंटली उन्होंने अपनी बात को कहा है, डिग्निटी के साथ कहा है जो है। सर, क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी की 370 या एनडीए की 400 सीटें जीतने के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है? भाई बहुत से लोगों के मन की उड़ान है ये, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 40-50 करोड़ लोग तो 140-142 में पक्का चाहते होंगे, ज़्यादा ही चाहते होंगे कि हिंदू राष्ट्र बन जाए। और उसकी कल्पना तो लोगों ने देखी नहीं, हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा या क्या उसका मायने होंगे, उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। लेकिन सुनने में बहुत अच्छा लगता है हिंदू राष्ट्र हो जाए इस तरह से जो है। तो हिंदू राष्ट्र है तो 22 करोड़ मुस्लिम्स हैं और दूसरे लोग हैं और रहेंगे तो यहीं, कहीं जा तो सकते नहीं हैं। अब हिंदू राष्ट्र ये कि वैसे तो हिंदू राष्ट्र प्रैक्टिकली देखा जाए तो हिंदू राष्ट्र बनने के प्रोसेस में है कंट्री जो जा रहा है, जिस तरह चीज़ें हो रही हैं। अब क्या विधिवत उसको आप अनाउंस करते हैं या कोई अनाउंस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, अनाउंस करना विजनरी है कि नहीं, बुद्धिमत्ता है कि नहीं, ये समय की बात है। लेकिन देश के एक बड़े वर्ग में जो राष्ट्र भक्ति के हिलोरे लेता है ना, इस तरह से जो हिंदुत्व के हिलोरे लेता है, उनके मन में रहता है कि यार ये हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो बिना उसके परिणाम पे इम्प्लीकेशन पे गए हुए। तो बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते आप इन चीज़ों को, एक तो इसको और एक राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली को। अगर ये 400 के साथ आ जाते हैं तो सोचा जा सकता है। आज संसार के बहुत सारे देश हैं ना अपने अपने हिसाब से जो है ये, लेट्स सी। सर, क्या कुछ ऐसे भी देश हैं, मुसलमान देश, जहाँ पर यूसीसी और ट्रिपल तलाक लागू है? ऑफ कोर्स, वैसे संसार के 125 देश ऐसे हैं जहाँ की यूसीसी लागू है और आधे देश ऐसे हैं ट्रिपल तलाक मतलब ये कानून है लागू है। आप देख लीजिए बांग्लादेश में लागू है, पाकिस्तान में लागू है, टर्की में लागू है, मिस्र में लागू है, यूए में लागू है, सूडान में लागू है, इंडोनेशिया में लागू है, ऐसे करते हुए। और जो इसकी बात है यूसीसी की, यूसीसी 125 राष्ट्रों में है, इंग्लैंड भी है इसके अंदर, आयरलैंड, अमेरिका भी है, तो बहुत सारे देशों में लागू है ये। मतलब वहाँ उन सब राष्ट्रों में ऐसा ही व्यवस्था है कि किसी धर्म संप्रदाय के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, एक राष्ट्र का एक कानून है जो भारत में बुलाया जा रहा है। तो है ऐसा। सर, एक अंतिम सवाल अब, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जो व्यंग बाण छोड़े हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखो, नरेंद्र मोदी मास्टर हैं व्यंग के, भाषण के, वाक्पटुता के, सरस्वती उनकी वाणी पे रहती है। तो उन्होंने खड़के ने थोड़ा सा फिसले, हल्का सा फिसले या नहीं, आधा ही सेंटेंस बोले थे, आधे बाकी वाले को छोड़ दिया लोगों ने, पहले आधे सेंटेंस को ले लिया। और नरेंद्र मोदी ने पूरे जोश के साथ में कहा सदन में जो है कि भाई उनका आशीर्वाद है 400 सीट का, उनका धन्यवाद करते हैं। फिर साथ ये भी कहा कि भाई कांग्रेस जो है 40 सीट आ जाए, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक बात है ना कहने के लिए जो है। और काले श्वेत पत्र की उसकी बात है, उनके काले की ब्लैक पेपर की, तो उन्होंने कहा कि नज़र ना लग जाए इसलिए वो हमारा काला टीका कर रहे हैं कि हम 400 सीट लेके आ रहे हैं। तो मतलब क्या है ना, अद्भुत हैं। और बात क्या है कि ये शब्दों के धनी हैं। अब जो बात कांग्रेस करती है उसको चुरा लेते हैं, वो चुरा लेते हैं, उसी से उनको पीट देते हैं। पहले चौकीदार का नारा चला था, उस पर पीटा, फिर ये चल गया गारंटी, अब गारंटी शब्द ही छीन लिया उन्होंने। अब देश की जनता नरेंद्र मोदी गारंटी में ज़्यादा विश्वास करती है बजाय कर्नाटक राजस्थान की जो गारंटी कांग्रेस वालों ने दी थी। दैट इज है, तो है सरस्वती उनकी वाणी में रहती है, तो व्यंग करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं कई बार खुद भी सोचता हूँ कि एक्सेप्टेबिलिटी कहते हैं, स्वीकार्यता, वो कितनी ज़्यादा है उनकी। वो जो सेंटेंस बोलते हैं तो लोग उसको गुनगुनाने लग जाते हैं, जैसे कोई गीत गा दिया और राष्ट्रगीत का या कुछ ऐसा हो गया। मतलब ये बहुत ही कमाल की बात है। कोई भी सेंटेंस उनका देख लीजिए सुपर हिट हो जाता है उसी समय जो है। ऐसा है, दैविक शक्ति है, कोई चमत्कार है इस तरह का। तो ऐसा ही है उनके वाक पड़ता हो सारी कांग्रेस की, यही बात है जो आप कह रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री मोदी भाषण के तो मास्टर हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि वो चुनावी जीत के भी बड़े मास्टर हैं। और 2024 के चुनाव में बहुत, हालांकि अब कम समय बचा है, लेकिन अपने 3 महत्वपूर्ण ऐलानों में से एक यूसीसी रहा। यूसीसी को लेकर जो पहल की गई है वो 2024 के चुनावों में बीजेपी को कितनी बड़ी जीत 400 के पार लेकर जाती है, ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि व्यंग बाढ़ की बात की थी और
और उसी के साथ मैं ख़त्म करती हूँ सर द जेसी शो के कार्यक्रम को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने व्यंग बाढ़ छोड़े, लिफ्टिंग की और लॉन्चिंग की बात कर ली। असल मायने में लिफ्ट और लॉन्च 2024 में कौन होने वाला है ये जनता तय करेगी, उसका इंतजार कर लेते हैं। लेकिन यूसीसी डेफिनेटली बीजेपी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक उसके तौर पर उसको देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर द जेसी शो का हिस्सा बनने के लिए, और इसी के साथ द जेसी शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।